हेलो फ्रेंड्स। आज बस कुछ यूं ही इधर उधर की, हालांकि चर्चा या बात जो भी मैं करूंगा वो ज्योतिष प्रेमियों के लिए भी और ज्योतिष के छात्रों के लिए भी और ज्योतिषियों के लिए भी यूजफुल चर्चा होगी। ज्योतिष एक बड़ा नाशुक्रा पेशा है। कोशिश करता हूं कि समालोचना ना करनी पड़े किसी की, लेकिन फिर मजबूरी आ जाती है कुछ ऐसी कि समालोचना किए बगैर बात बनती भी नहीं है। क्यों? समालोचना का कारण पॉजिटिव है, नकारात्मक नहीं है, क्योंकि हर समालोचना बुरी नहीं होती। ये इसी तरह है कि फौजी के हाथ में बंदूक आपकी रक्षा करती है और टेररिस्ट के हाथ में बंदूक आपका नुकसान करती है। तो पॉजिटिव समालोचना या पॉजिटिव चर्चा भी कभी कभी अच्छी होती है। चलिए इधर उधर और ना भटक के मैं सीधे मुद्दे पे आऊं। ज्योतिष सीखने के लिए आपके पास दो तरीके हैं। एक, आप मेहनत से ज्योतिष सीखिए, बेसिक्स को अच्छे से पढ़िए, जो विषय समझ में नहीं आता उसे 100 बार पढ़िए, 1000 बार पढ़िए और फलादेश करने लायक सही तरीके से ज्योतिष आप बनते हैं। मेहनत करके फलादेश देने की कुवत आपके अंदर जन्म लेती है। कम से कम 4-5 साल का वक्फा लगता है। ये तो एक तरीका है आपके पास ज्योतिष बनने का। दूसरा तरीका जो है वो थोड़ा सहज है। वो तरीका तो मैं आपको 2 दिन में ज्योतिष बना दूंगा। दूसरा तरीका ये है कि आपने 3 चीजें सीखनी है। नंबर 1, काल सर्प दोष कैसे बनता है। 12 काल सर्प दोषों के नाम आपने याद करने हैं बड़ी मेहनत करके। काफी बड़े बड़े नाम हैं, बहुत भयानक नाम भी है उसमें। दूसरा, मांगलिक दोष सीख लीजिए। मांगलिक दोष सिखा दूंगा मैं आधे घंटे में आपको कि एक कुंडली में किस तरह से मांगलिक दोष देखना है, और मांगलिक दोष ना भी हो तो उसको मांगलिक दोष कैसे बना देना है। तीसरा तरीका है आपके पास शनि की 7.5 कि शनि की 7.5 कैसे होती है। चंद्र राशि से द्वादश में कैसे शनि आता है, तो शनि की 7.5 का पहला चरण शुरू होता है, राशि में दूसरा चरण और तीसरे में, यानी राशि से द्वितीय भाव में आए तो उसका तीसरा चरण होता है, एटसेट्रा वगैरह, चतुर्थ अष्टम वगैरह, वो तो बड़ी सभी जानते हैं आजकल। ये 3 तरीके हैं। थोड़ा और गहरा ज्योतिष आप बन गए तो आप पितृदोष भी खोज निकालिए उससे चौथा, और गहरा ज्योतिष आप बन गए तो 5वां आप प्रेत श्राप दोष भी निकाल लें, यानी प्रेत श्राप दोष ये भी आप निकाल लें। उसके बाद केमुद्रुम दोष, चंद्रमा अकेला वगैरह, ये सब तो है ही। जो लोग मुझे जानते हैं, जिनसे मेरा पाला पड़ चुका है, जिनको मैंने सिखाया है और जिन्होंने मुझसे कंसल्टेशन ली है, वो सभी जानते हैं कि मैं वैदिक ज्योतिष की बहुत सपोर्ट करता हूं। और मैं हमेशा कहता हूं कि वैदिक ज्योतिष आप बेसिक सीखे बगैर कृष्णमूर्ति पद्धति नहीं सीख सकते। लेकिन आज मुझे मजबूरी में ये कहना पड़ रहा है कि आज की तारीख में वैदिक ज्योतिष, वैदिक एस्ट्रोलॉजर्स इन 4-5 चीजों में ही सिमट के रह गए। कुंडली खोली, ओहो काल सर्प दोष है, बहुत बड़ा बड़ा भारी काल सर्प दोष है आपकी कुंडली में, इसकी शांति पहले करवाओ। ओहो ये मांगलिक दोष है, इसकी शांति करवाओ, इसको कटवाओ पहले। तीसरा, फिर शनि की 7.5 है, ये है राशि से नहीं है तो लगन से है। अभी कुछ दिन बाद सूर्य लगन से भी शनि की 7.5 बताने वाले आने वाले हैं, आप चिंता मत कीजिए।
और ऑलरेडी बताना शुरू कर भी दिया कई लोगों ने कि सूर्य लगन से भी शनि की साढ़े साती होती है, यानी कि एक जातक, एक व्यक्ति शनि की साढ़े साती से सारी जिंदगी नहीं निकल पाएगा। अब कहने वाले कई लोग कहते हैं कि हाँ शनि तो सारी जिंदगी भी परेशान कर देता है, और कुछ लोग समझते हैं शनि की महादशा सारी जिंदगी चलती है। ऐसे लोगों से भी मैं मिल चुका हूं जो लोग सोचते हैं कि शनि की महादशा सारी जिंदगी, ओहो शनि की महादशा, बाप रे बाप, महा और दशा, आप समझ लीजिए शब्द का फेर, महा, वो महा शब्द ही उनको नचा के फेंक देता है ज्योतिष के सामने। अब मैं क्यों कह रहा हूं, ये उदाहरण सहित 2 कुंडलियां दे के भी आज बताऊंगा मैं आपको कि कहां सो कॉल्ड वैदिक एस्ट्रोलॉजर्स चूक रहे हैं और जिद कर रहे हैं। क्योंकि मैंने देखा है कि कृष्णमूर्ति पद्धति पे सीधा हमला करते हैं एकदम मोटार लेके, तो वो सब चला देते हैं कि केपी क्या है, 27 नक्षत्र, ये कौन है, नक्षत्रे तो है, ये का बा केपी, ऐसे भी हैं कई लोग। कि मैं आज आपको कुंडली देकर दिखाकर बताऊंगा कि क्या डिफरेंस आ जाता है। तो बड़ा अच्छा सुझाव मैंने दिया है, आप गहराई से ज्योतिष सीख लें, या आप 2 दिन में मैं आपको ज्योतिष का एक्सपर्ट बना दूंगा वैदिक एस्ट्रोलॉजी का। पंचांग ले लिए, पंजिका ले ली, गोचर देख लिया, या बड़ा टिक्का लगा लिया, 4 मालाएं डाल ली गले में, मलमल का कुर्ता भी पहन लिया। मैं फिर रिपीट करना चाहता हूं एक बात, जो ज्ञानी है उनको ये पोशाक शोभा देती है, और जो ज्ञानी नहीं है ये पोशाक पहनते हैं लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए। जिस तरह एक पुलिस वाला पुलिस की वर्दी पहन के घूम सकता है क्योंकि वो पुलिस में नौकरी करता है, पुलिस वाला डिजर्व करता है उस वर्दी को। एक मिलिट्री का आदमी, एक आर्मी का आदमी उस वर्दी को डिजर्व करता है, तो वो आर्मी की वर्दी पहन के कहीं जा भी सकता है। लेकिन एक आदमी जो सेना में नहीं है, ना पुलिस में है, वो अगर आर्मी का ड्रेस पहनकर और पुलिस की वर्दी पहनकर कहीं जाएगा तो इसे क्या कहेंगे आप? गलत बात है ना। आप पुलिस में नहीं, आप पुलिस की वर्दी नहीं पहन सकते, आप मिलिट्री में नहीं है, मिलिट्री की वर्दी नहीं पहन सकते, नकली तारे वारे लगा लेंगे आप आईपीएस की तरह, तो वो तो अच्छी बात नहीं है ना। इसी तरह ज्ञान अगर नहीं है, आप टीका लगा लिए, मलमल का कुर्ता पहन लिए, 5 मालाएं डाल लिए और लगे मांगलिक दोष और काल सर्प दोष करने, ये तो गलत बात है, ये बहुत ही ज्यादा गलत बात है। अभी चलते 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 क्या मतलब, अभी बहुत कुछ बोलना है मैंने, लेकिन कई लोग मुझे भी कहते हैं आप ड्रेसअप नहीं करते। मेरी मर्जी है, मैं नहीं करता। ना करने के पीछे कारण भी यही है, ये भी समझ लीजिए, अच्छा लगे बुरा लगे किसी को, वो ड्रेसअप ना करने के पीछे कारण भी यही है कि आजकल जो लोग ऐसा ड्रेसअप कर रहे हैं उन्हें लोग ठग कह रहे हैं, उन्हें लोग ठगी बता रहे हैं, ठग बता रहे हैं। ओहो ये तो पहन लिया माला वाला बेटा, अब तो बढ़िया से लूटेगा ये स्थिति बनी हुई। तो चुनिए आप रास्ता, 12 काल सर्प दोषों के नाम याद करके, शनि की साढ़े साती का गोचर को समझ के, और मांगलिक दोष हर कुंडली को बताइए, काल सर्प दोष की भी कुंडली हर कुंडली को बताइए। तो साधारण व्यक्ति को क्या पता है कि काल सर्प दोष कैसे कैसे बन रहा है। चंद्रमा राहु के नक्षत्र में है तो भी है काल सर्प, सूर्य राहु के नक्षत्र में है तो भी आंशिक काल सर्प हो गया, सूर्य राहु के नक्षत्र में है या राहु सूर्य के नक्षत्र में है तो भी आंशिक काल सर्प योग बन गया। ये तो चल ही रहा है। दरअसल दिमाग भन्नाया है मेरा कल 2 कुंडलियों पे। एक जातक को कह दिया गया आप ट्रिपल मांगलिक है,
ये ट्रिपल मांगलिक का होता है। चलिए मैं बता देता हूं कैसे होता है, क्या होता है। एक तो पहले मेरी अपनी विचार जो है, मेरी अपनी जो राय है, जो मेरा अपना ओपिनियन है कि मांगलिक दोष जो है सिर्फ लगन से ही कंसीडर होता है। उसके लिए आप चंद्र से भी मंगल देखिए, शुक्र से भी मंगल देखिए, फिर चल रही महादशा नाथ से भी मंगल देखिए, ये जबरदस्ती की कवायद है। तो नॉर्मली लगन से 1, 4, 7, 8, 12 और दक्षिण भारत में द्वितीय भाव में भी मंगल को लेकर मांगलिक दोष बनता है। अब मांगलिक दोष के समर्थक कहते हैं चंद्र कुंडली से भी मांगलिक दोष देखिए, वहां से भी देख लेते हैं। अब शुक्र कुंडली से भी मांगलिक दोष देखिए, शुक्र जहां बैठा है वहां से भी देखिए मंगल 1, 4, 7, 8, 12 में आ रहा है कि नहीं। तो अब बताइए नॉर्मली तो कितनी कुंडलियां बचेंगी बिना मांगलिक दोष के। चलिए अगर फिर भी ये क्राइटेरिया अगर पूरा हो जाता है कि लगन से मंगल 1, 4, 7, 8 है, चंद्रमा से भी मंगल 1, 4, 7, 8 है और शुक्र से भी मंगल 1, 4, 7, 8 है, तो थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं कि इसे ट्रिपल मांगलिक दोष हम कह सकते हैं। ये उस स्थिति में भी हो सकता है कि किसी की लग्न और राशि एक ही हो और शुक्र भी लग्न में बैठा हुआ हो और मंगल 1, 4, 7, 8, 12 में हो, तो इसे हम एक थोड़ी देर के लिए ट्रिपल मांगलिक दोष मान लेते हैं। ठीक है, अब मैं एक कुंडली आपके सामने पेश करता हूं। ज्योतिष के जो जानकार हैं, जो ज्योतिष के रणनीतिकार हैं, जो ज्योतिष की ध्वजा लेके चल रहे हैं, वह जरूर देखें इस कुंडली को। इस कुंडली को देखें और हल्का सा विचार करिए कि ये ट्रिपल मांगलिक दोष ये कैसे बनता है, किस तरीके से बन रहा है। सबसे पहली बात तो ये कि लगन से ये मांगलिक दोष बन रहा है। ये तो केजी के छात्र को भी पता है कि हाँ लगन से ये चतुर्थ में मंगल है तो मांगलिक दोष बन रहा है। और मंगल यहाँ अष्टमेश भी है। कन्या लगन के लिए मंगल जो है नेचुरली फंक्शनल भी मैलिफिक हो गया। नेचुरल मैलिफिक तो होता ही है मंगल, फंक्शनल मैलिफिक भी हो गया। तो यहाँ ग्रह के माने कुंडली के सुख भाव पे, डोमेस्टिक लाइफ पे इफेक्ट ये डालेगा। लेकिन मांगलिक दोष कटता भी है। जो लोग जानते हैं कि मंगल दोष किन किन कारणों से कटता है, उनके लिए मैं सिर्फ एक टिप देता हूं, जो नहीं जानते उनके लिए भी, कि बृहस्पति अगर मंगल के साथ हो तो मांगलिक दोष कैंसल हो जाता है। बृहस्पति की दृष्टि मंगल पे हो, किसी भी जगह से, किसी भी भाव से मंगल पे बृहस्पति की 5वीं दृष्टि हो या 7वीं दृष्टि हो या 9वीं दृष्टि हो, तो भी मांगलिक दोष कैंसिलेशन हो जाता है। तो एक तो यहाँ वन काइंड ऑफ कैंसिलेशन हुआ पड़ा है। दूसरा, पहले ही जो उदाहरण मैंने आपको बताया ट्रिपल मांगलिक का, कि लगन से मांगलिक, चंद्र से मांगलिक और शुक्र से भी मांगलिक अगर हो गया, तो 1 मिनट के लिए हम तर्क की खातिर मान लेते हैं कि ये मांगलिक ट्रिपल मांगलिक दोष हो गया। यहां ट्रिपल मांगलिक दोष कैसे बन रहा है, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके कोई महानुभाव कमेंट अगर करना चाहे तो स्वागत है उसका। मैं चैलेंज एक्सेप्ट करता हूं कि कोई आके बताए कि ये ट्रिपल मांगलिक दोष कैसे बनता है। मजाक बना के रख दिया है आप लोगों ने। चंद्रमा से मंगल, चंद्रमा यहां है अष्टम में, ये 7वां भाव हुआ चंद्रमा का, ये चंद्रमा का 8वां भाव हुआ, और मंगल चंद्रमा से 9वें स्थान पे है। तो 9वें भाव में तो मंगल हो तो मांगलिक दोष नहीं बनता है किसी भी तरीके से। शुक्र यहां बैठा हुआ है तो शुक्र से भी मंगल तृतीय भाव में है, तो यहां भी
1478 का जो फंडा है मांगलिक दोष बताने का, इस क्राइटेरिया को पूरा नहीं कर रहा है। तो ये ट्रिपल मांगलिक दोष कैसे बन गया? बुरी लग रही होगी मेरी बात कुछ लोगों को, लेकिन आप लोग डरा डरा के भेज देंगे और हम लोग झेलेंगे उसको। यहां बैठ के हम झेलने के लिए बैठे हुए हैं। अब या बड़ा सिंहासन या बड़ा मुकुट लगाकर मांगलिक दोष बताकर निचोड़ ले रहे हैं बंदे को। हमारे जैसे लोग झेले, लाखों आप लूट लें, और हम लोग एक मामूली फीस लेकर उस बंदे के डर को निकालें। सुधर जाइए, बैन हो जाएगी ज्योतिष तो भूखे मर जाओगे सब। ट्रिपल मांगलिक दोष बन गए। चलिए, ये एक सो कॉल्ड वैदिक एस्ट्रोलॉजर्स का एक नमूना मैंने दिखाया आपको यहां पर। मैं फिर कहता हूं, मैं वैदिक ज्योतिष के खिलाफ नहीं हूं, मैं वैदिक ज्योतिष का बहुत बड़ा समर्थक हूं। वैदिक ज्योतिष बिना सीखे आप कृष्णमूर्ति पद्धति नहीं कर सकते। ये मैं हर बार कहता हूं, हर छात्र को कहता हूं, हर क्लाइंट्स को कहता हूं, और हर मंच पे भी कहता हूं। मंच इन द सेंस कि 10-20 लोगों के बीच में भी कहता हूं, कभी जरूरत पड़े तो। क्योंकि वैदिक नहीं सीखेंगे तो आप केपी नहीं सीख पाएंगे। लेकिन अब ये भी समझ लीजिए कि खाली वैदिक का नगाड़ा बजा के आप कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। क्योंकि समय जब बदलता है, वक्त जब बदलता है, तो बहुत सी चीजों को एक्सेप्ट करना पड़ता है। पहले हम लोग 100-200 किलोमीटर ठेला गाड़ी में बैठ के ही चले जाते थे। आज कौन जाएगा? आप जाएंगे? साइकिल पे बैठ के दिल्ली जाएंगे कलकत्ते से, या बंबई से दिल्ली जाएंगे साइकिल से या ठेला गाड़ी से? नहीं रहा ना वो जमाना। या तो ट्रेन पकड़ेंगे, या आपके पास नगद नारायण, लक्ष्मी नारायण और ज्यादा होगा तो आप प्लेन से जाएंगे, क्योंकि वो समय फिर आप बचाना चाहेंगे। जाएंगे ठेले गाड़ी से आप। तो वक्त जब बदलता है, इंसान को बदलना पड़ता है। अब कृष्णमूर्ति पद्धति की उपयोगिता क्या है मैं बताता हूं, एक और कुंडली के उदाहरण के द्वारा। ये रही एक और कुंडली आपके सामने। जातक की, यहां मैं डेट ऑफ बर्थ वगैरह बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन मैं यहां नहीं दूंगा, वो बेकार की कवायद होगी। मैं जो मुख्य बिंदु समझाना चाहता हूं उसे समझिएगा। जातक की शुक्र की महादशा चल रही है, मीन लग्न की कुंडली में शुक्र की महादशा चल रही है। तो शुक्र अष्टमेश है और अष्टम में ही बैठा हुआ है। अब 2017 में इसकी राहु की अंतर्दशा आने वाली है शुक्र में। ठीक है। अब एक ज्योतिष के पास गए हैं ये सज्जन, और इन्हें बता दिया गया है कि वीनस में राहु की अंतर्दशा जब आएगी आपकी चोरी हो जाएगी, आप बहुत बड़ी परेशानी में घिरने वाले हैं, बहुत बड़े झंझट में आने वाले हैं। मैं इस बात से इनकार नहीं करता कि वीनस और राहु की ये स्थिति यही इंडिकेट करती है। जिस ज्योतिष ने भी कहा है उसने सही कहा है। निश्चित तौर पे उस व्यक्ति की, उस ज्योतिष की, ज्योतिष शास्त्र पे पकड़ है। उसने अच्छी बात कही है कि वीनस अष्टमेश अष्टम में बैठा हुआ है, राहु भी अष्टम में बैठा हुआ है। लेकिन मैं यहां पर आपको कृष्णमूर्ति पद्धति का तमाशा बताता हूं जरा सा। वो फलादेश जो किया गया है 2017 में इस जातक के साथ, वो नहीं होगा। वो इसलिए नहीं होगा कि शुक्र एज पर कृष्णमूर्ति पद्धति, शुक्र सप्तम भाव में है एज पर केपी चलित, शुक्र अष्टम में नहीं है। ये तो रहा पहला बिंदु। दूसरा, राहु भी सप्तम में ही है, राहु भी अष्टम में नहीं है एज पर केपी, क्योंकि कस्पल डिग्री को वीनस और राहु की डिग्री ने क्रॉस नहीं किया है। दूसरा बिंदु यह है कि तुला राशि भी नहीं है, यानी वीनस यहां अष्टम भाव का अपना ओनरशिप खो रहा है। शुक्र सिग्निफिकेटर बना हुआ है
2-3 का, 2-3-7 का मैं यहाँ सिग्निफिकेटर वाले सेक्शन में ले जाके आपको दिखाता हूं एक्चुअली ग्रह की वास्तविक स्थिति क्या बता रही है। ये देखिए शुक्र 2-3-7 का सिग्निफिकेटर बना हुआ है और शुक्र बृहस्पति के नक्षत्र में है, इसलिए 1-10-12 का सिग्निफिकेटर बना हुआ है। तो बृहस्पति द्वादश में है एक्चुअली एस पर के लिए। तो यहां देखिए शुक्र का अष्टम से कोई कनेक्शन नहीं है। वो ज्योतिष महाराज ये देखने में चूक गए। राहु अष्टम में बैठा हुआ है, लेकिन राहु का भी देखिए आप अष्टम से कोई कनेक्शन नहीं है। सिग्निफिकेशन सेक्शन में आप देख लीजिए, राहु मॉडरेट सप्तम भाव को सिग्निफाई कर रहा है, यानी सप्तम में बैठा हुआ है। राहु भी जुपिटर के नक्षत्र में है 1-10-12, अष्टम से कोई संबंध ही नहीं। तो जो चोरी हो जाएगी या बर्बादी वाली स्थिति आ जाएगी, बहुत परेशानी में आ जाएंगे, ऐसा इस जातक के साथ कुछ नहीं होगा, क्योंकि चोरी डकैती राहजनी छिनतई ऐसा ही कुछ कहा गया है उस जातक को। चोरी डकैती छिनतई राहजनी इत्यादि अष्टम भाव से संबंधित होती है। और जब सिग्निफिकेशन में अष्टम भाव से ना शुक्र का ना ही राहु का कोई संबंध ही नहीं बन रहा, तो वो घटना जो उसे बताई गई है वो नहीं घटेगी उस जातक की जिंदगी। इज इट क्लियर? जो समझने वाले वो समझ जाएंगे, और नए छात्र भी कोशिश करें, नेचुरली समझेंगे वो भी। जिन्हें नहीं आती वो क्यों नहीं समझेंगे, वो भी समझेंगे, धीरे धीरे सीखने की कोशिश करेंगे। तो यहां चूक गए वो ज्योतिष महाराज। एज पर कृष्णमूर्ति पद्धति, एज पर सिग्निफिकेटर ऑफ प्लैनेट्स, अष्टम से संबंध नहीं है। और कसफल भाव को यहां देखिए, शुक्र द्वितीय भाव का लॉर्ड बना हुआ है, तृतीय का लॉर्ड बना हुआ है। तुला राशि यहां गायब है, ध्यान से देख लीजिए। वर्गो और ये स्कॉर्पियो, वर्गो के बाद अष्टम में तुला आनी चाहिए थी, तुला नहीं है। तो नेचुरली तुला यहां गायब हुई है, तो इधर मेष गायब हो गई है, क्योंकि 180 डिग्री पे जो भी राशि होती है वो इलिमिनेट हो जाती है। अगर जो भी राशि इलिमिनेट होगी, वो सामने वाली राशि भी इलिमिनेट हो जाएगी। ये केपी का रूल्स है। तो यहां आप देख रहे हैं शुक्र ने अपने अष्टम का ओनरशिप को भी खो दिया है। तो अष्टम से कोई रिलेशन ही नहीं बन रहा है, तो चोरी या छिनतई हो जाने वाली जो बात जातक को बताई गई है वो इसके साथ नहीं होगा। उल्टा जो होगा, ये जातक व्यवसाय में सफल होगा राहु की अंतरदशा में, और इस जातक के दाम्पत्य जीवन में भी थोड़ी समस्या आ रही है। क्योंकि राहु का संबंध सप्तम से बन जाएगा, तो दाम्पत्य जीवन भी उसका जुड़ जाएगा अच्छे से। समस्या में जहां उसके कमी आने वाली थी, महाराज ने उसे डरा दिया। और दिस इज द वीकनेस ऑफ वैदिक एस्ट्रोलॉजी। मैं ह्यूमिलेट नहीं करना चाहता, मैं आंख खोल के देखने की गुजारिश कर रहा हूं। जहां गलती हो रही है वहां स्वीकार कीजिए। आपके शास्त्र से ज्यादा इंसान की जिंदगी की कीमत है। किताब के लिए इंसान नहीं, इंसानों के लिए किताब होती है। इस चीज को भी समझना होगा। ये ऐसी तो कुंडलियां कल टकराई मुझसे, जिसने मेरे दिमाग को थोड़ा भन्ना के रख दिया, क्योंकि दोनों बस हम मरने ही वाले हैं एकदम। आजकल के अंदर ही हम तो या तो निर्वाण पे चले जाएंगे, या हमारी गुरुजी हमारी जिंदगी तो खत्म होने वाली है, हमारे साथ तो ऐसा हो जाएगा। फलाने ज्योतिष ने ये कहा, वो कहा, ये स्थिति है, ये समय आने वाला है। तो ट्रिपल मांगलिक में तो और भी कहानी है, मैं यहाँ नहीं बोलना चाहता ज्यादा, क्योंकि अल्टीमेट क्लाइंट्स हैं। मैंने इसीलिए आपने ध्यान दिया होगा, मैंने नाम भी रिवील नहीं किया है वहां। नाम भी कुंडली में मैंने बदल दिया वहां पर। ये दिमाग भन्नाने वाली स्थिति है। ट्रिपल मांगलिक दोष है मेरा, अरे बाप रे बाप, भगवान।
हाँ, दूसरी कुंडली की जो स्थिति है शुक्र राहु की, निश्चित तौर पे चिंताजनक है। एज पर वैदिक एस्ट्रोलॉजी प्लैनेट की वो प्लेसमेंट बुरा निर्देशन करती है। लेकिन यहाँ अगर कृष्णमूर्ति पद्धति की जानकारी उन साहब को अगर होती, उन देवज्ञ को होती, तो वो निश्चित तौर पे जातक को सही पिक्चर दिखा देते कि भाई जो स्थिति नजर आ रही है वो नहीं होना है। अब कोई मुझसे पूछ सकता है कि तो क्या अष्टम भाव में बैठे ग्रहों का कोई फल नहीं होगा? एज पर वैदिक एस्ट्रोलॉजी जब केपी नहीं थी तो क्या फलादेश नहीं होते थे? तो अष्टम भाव में जो राहु शुक्र बैठे उनका कोई फलादेश नहीं होगा? होगा, बिल्कुल होगा। कैसा होगा? जातक को लगेगा कि वो लुट जाने वाला है, जातक को लगेगा कि बड़ी विपत्ति में वो आ गया है, लेकिन अल्टीमेट उसको कुछ नहीं होगा। ठीक उस तरह कि बहुत बड़ा साइक्लोन अगर उठ गया, बहुत बड़ी आंधी अगर आ गई, तो 50 लोग उड़ गए लेकिन आप बच गए। तो राहु शुक्र की ये अंतर्दशा जातक के मन में भय उत्पन्न करेगी। वो इसलिए भी करेगी कि कुछ लोग भय उत्पन्न करवा देंगे उसके दिमाग में। वो सिर्फ मेरे तक आके मानेगा थोड़ी, वो तो और 4 जगह जाएगा। यही है स्थिति, क्या कहा जाए। किसी को बुरा लगा हो तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मैं मेहनत करके बोलता हूं तो मेरा उद्देश्य है कि सही रास्ता दिखा सकूं, थोड़ी सी लाइट दिखा सकूं, अंधेरे में थोड़ी सी लाइट मार सकूं। अगर बुरा लगता है तो कोशिश कीजिए कि गलत बयानी ना करें, बचें। समय के अनुसार ठेला गाड़ी और घोड़ा गाड़ी से उतर के ट्रेन में बैठिए, थोड़ा परिवर्तन लाइए, थोड़ा पिक्चर साफ हो जाएगी, पिक्चर साफ होने लगेगी। ज्योतिष शास्त्र का मूल उद्देश्य जातक का भला करना है। और ज्योतिष एक डॉक्टर की तरह, एक साइकियाट्रिस्ट की तरह होता है। ज्योतिष शास्त्र का मूल उद्देश्य, जिस तरह डॉक्टर का मूल उद्देश्य होता है घबराया हुआ पेशेंट उसके पास आता है तो उसे सांत्वना देनी होती है, उसी तरह ज्योतिष का भी काम है कि घबराया हुआ जातक, डरा हुआ जातक उसके पास आए तो ज्योतिष के पास आकर अपने आप को महफूज महसूस करे, न कि ज्योतिष निकाल दे काल सर्प दोष उसमें से कि बेटा अब तो तेरा कल्याण होने वाला है, या कि कल्याण हो जाता मेरे पास नहीं आता। तो ये जो बातें हैं ना, ये खिचड़ी पका रही हैं बाजार में। खैर, मेरे बोलने से कोई सुनने वाला नहीं है, मैं क्या हूं, मुझे कौन पहचानता है, कोई सुनेगा नहीं। लेकिन मैं भी बोले बिना मानूंगा नहीं, ये भी जान लीजिए। लगे रहिए, मैं भी लगा हुआ हूं। चलिए, इजाजत चाहता हूं आप लोगों से। धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। थैंक यू।